दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए ये आपका करंट अफेयर का बूस्टर डोज नंबर 2 होगा। जो पहला डोज था आप लोगों ने देखा, बहुत सराहा, जिसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। और इसी प्रकार से ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम तक चलती रहेगी। मात्र 15 मिनट देकर आप अपनी तैयारी करंट अफेयर में सबसे ऊपर रख सकते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कुछ ऐसे बिंदुओं को भी जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, यानी कि स्टैटिक प्लस करंट दोनों को मिलाकर हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और मटेरियल आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट के बीच में सर्व कर दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का यह करंट अफेयर बूस्टर 2 होगा। देखो, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना, खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पर है? क्योंकि यह पहला संस्करण है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। खेलो इंडिया के अंतर्गत कई प्रकार के खेल अब आयोजित किए जाते हैं और इस वर्ष यानी कि लेटेस्ट जो खेलो इंडिया के अलग अलग वर्जन हैं, अलग अलग कैटेगरी के, उसमें कौन जीता है इसका रिवीजन भी करेंगे, यानी कि खेलो इंडिया कंप्लीट कर लेंगे। तो खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के अंतर्गत ध्यान देना, क्योंकि यह पहली बार आयोजित किया गया है। तो दो प्रश्न यहाँ से इम्पॉर्टेंट रहेंगे। पहला तो ये कि खेलो इंडिया का आयोजन कहाँ पर हुआ, जल खेल महोत्सव, और दूसरा ये कि विजेता कौन बना। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में फ़िलहाल जो तालिका है तो यहाँ पर टॉप पर आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को देखेंगे तो मध्य प्रदेश ने 10 गोल्ड जीते हैं, 3 सिल्वर जीते हैं, 5 ब्रोंज जीते हैं, कुल मिला के 18 पदक जीते हैं मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में पहली पोजीशन हासिल की है। दूसरे स्थान पर ओडिशा है, तीसरे स्थान पर केरल है। तो बस इसको ऐसे ही याद रखना, जो कि शीर्ष पर रहता है ना, उसी के बारे में आपको याद रखना पड़ता है कि कितने पदक जीते, या फिर अपना स्टेट हो तो ठीक है। तो यहाँ पर तो यूपी है नहीं, तो यूपी को छोड़ते हैं। टॉप 3 में मध्य प्रदेश, ओडिशा और केरल है। मध्य प्रदेश ने कुल 18 पदकों में 10 गोल्ड जीता है, ठीक है। इसका पहला संस्करण कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो ये पहला एडिशन था जो कि अगस्त 2025 में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? श्रीनगर की डल झील में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। शुभंकर रखा गया था रंगीन हिमालयन किंगफिशर। आप देखिए, ये रंगीन हिमालयन किंगफिशर है जो कि इस खेल का मस्कट बना था। ये किंगफिशर है, मछली पकड़ने वाला एक पक्षी होता है, और हिमालयन मतलब ये हिमालय में पाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों से कहा था कि खेलो इंडिया के अंतर्गत अब अलग अलग कैटेगरी में बहुत सारे खेल जो हैं आयोजित किए जाते हैं। उनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। तो विंटर गेम्स यानी कि शीतकालीन ये खेल रहे खेलो इंडिया के अंतर्गत। इसका 5वां संस्करण 2025 में था, जो कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। 2 चरणों में हुआ था, पहला चरण लद्दाख में, दूसरा चरण जम्मू कश्मीर में। टॉप पर रही हमारी भारतीय सेना, दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर लद्दाख। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के बारे में। 2024 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था और अब 2025 में इसका दूसरा संस्करण नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया है। पहला संस्करण भी नई दिल्ली में हुआ था, दूसरा भी नई दिल्ली में ही खेला गया है। शुभंकर जो है, यह पहले खेल की भी शुभंकर यही थी, उज्ज्वला नामक गौरैया, और दूसरे खेल की भी शुभंकर यही है, उज्ज्वला ही है। टैग लाइन रखी गई हौसलों की उड़ान, और टॉप पर रहा है हरियाणा। पैरा गेम्स में टॉप पर रहा हरियाणा, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही रहता है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और इसका अब तक 2025 में 7वां संस्करण खेला जा चुका है। 7 संस्करण इसके हो चुके हैं 2025 तक। और इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया गया था। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बिहार में भले ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया, लेकिन जिम्नास्टिक, निशानेबाजी और साइकिलिंग, ये 3 प्रतियोगिताएं नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। शुभंकर बनाया था गज सिम्हा। गज माने हाथी, सिम्हा माने शेर। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये हाथी बन गया और पूरा शेर बन गया। ये गज सिम्हा है। यूथ गेम्स 7वें संस्करण बिहार का मस्कट यानी कि शुभंकर, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो मेडल लिस्ट में टॉप पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर हरियाणा है, तीसरे स्थान पर राजस्थान है।
ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ये पीडीएफ आप पक्का पढ़िएगा। जितने भी लोग पेड ग्रुप में हैं सभी को हर लेक्चर की पीडीएफ दी जा रही है, तो आप लोग ये पीडीएफ 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो आपको सब कुछ याद होता रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 के बारे में, इसका भी पहला ही संस्करण था ये, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बीच गेम्स यानी कि समुद्र तटीय गेम्स, तो जहाँ पर ये खेला जाएगा वहाँ पर समुद्र का किनारा जरूरी है, तो इसे गोवा के घोगला बीच यानी घोगला तट पर इसे खेला गया, ठीक है, घोगला बीच पर इसे खेला गया। शुभंकर रहा था पर नामक एक डॉल्फिन है, ये है शुभंकर। और मेडल लिस्ट में टॉप पर है यहाँ पर मणिपुर, ये आप देखिए मणिपुर टॉप पर है। फिर दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर नागालैंड है, चौथे स्थान पर हरियाणा है और पाँचवें स्थान पर यहाँ पर देखेंगे पाँचवा स्थान गायब है। चौथे स्थान पर आप देखेंगे सेम क्योंकि रैंकिंग है ना हरियाणा और जम्मू कश्मीर की, तो दोनों को ही एक ही स्थान दिया गया है। चौथे स्थान पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों हैं। 5 गोल्ड जीते गए, 1 सिल्वर जीते गए, 3 ब्रोंज जीते गए, पदकों की संख्या भी सेम रही थी। और क्योंकि अब यहाँ पर चौथा और पाँचवा एक ही में हो गया, तो छठवें स्थान पर आ गई है आपकी दिल्ली ने जीते हैं कुल कितने 10, लेकिन गोल्ड जीता है मात्र 4। दोस्तों इसी के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो खेलो इंडिया विश्वविद्यालय स्तर के जो गेम हुए थे इसका 5वां संस्करण अभी नवंबर में 2025 में आयोजित होगा। कहाँ पर होगा? जयपुर में होगा, ठीक है। तो सारा रिवीजन आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। अगर खेलो इंडिया से प्रश्न आएंगे तो यहीं से आएंगे, इससे इतर आपके प्रश्न नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये बताना है आपको कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को विधानसभा में कितने सदस्य नामित करने का अधिकार है। आपको पता है ना कि जम्मू कश्मीर जो है यह एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और वहाँ पर जो शासक होते हैं उन्हें उपराज्यपाल कहा जाता है। तो उपराज्यपाल यहाँ पर क्या हुआ था कि एक कांग्रेस के सांसद थे, उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका डाली थी और उसमें ये बात कही थी कि जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल होंगे वो कितने लोगों को नियुक्त कर सकते हैं जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, और वो किस प्रकार से नियुक्त कर सकते हैं, यानी कि क्या उन्हें किसी से परमिशन की ज़रूरत है। तो फिलहाल ये मामला क्योंकि हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट ने भारत सरकार से इसका जवाब मांगा, और अब केंद्रीय गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री ने, जिसके मंत्री कौन है? अमित शाह जी, उन्होंने जवाब दे दिया है और ये कहा है कि मंत्रिपरिषद की सहायता या सलाह के बिना जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल होंगे वो 5 लोगों की नियुक्ति कर सकते हैं। कितने लोगों की? 5 लोगों की नियुक्ति वो कर सकते हैं। ये प्रावधान जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 15A और 15B के अंतर्गत आता है। जम्मू कश्मीर असेंबली में कुल 90 इलेक्टेड मेंबर होंगे, 5 नॉमिनेटेड होंगे जो कि एलजी के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, और ये जो 5 नॉमिनेटेड होंगे इसमें 2 महिलाएं होंगी, 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स होंगे और 1 ऐसा व्यक्ति होगा जो POK से माइग्रेट होकर आया हो। तो सारी बातें याद रखिएगा। यहाँ पर अगर एग्ज़ाम में प्रश्न बना तो हो सकता है 2-3 कथन दे दे और आपसे ये पूछ ले कि कौन सा कथन सही है या कौन कौन से कथन सही हैं, ठीक है। तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। देखो, मेहनत करते रहोगे हर चीज़ आसान हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली ना, आपकी मेधा चाहे जो कुछ भी हो, फैक्ट आपको पता नहीं है, फैक्ट का ज्ञान आपको नहीं है, फैक्ट आपको याद नहीं है, एग्ज़ाम में आप बेहतर नहीं कर पाएंगे और रिवीजन से ही फैक्ट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। BHU के शोध के अनुसार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक शोध हुआ है, तो उन्होंने पाया कि एक ऐसी जनजाति भारत में निवास करती है जो कि मतलब उनका जो DNA है ना वो TB बीमारी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस बीमारी के लिए, जिसको आप क्या कहते हैं हिंदी में बताना। तो ये जो ये जो TB नामक बीमारी है ना, ये मतलब बहुत ही सहजता से इस जो ट्राइबल है इसमें फैल जाती है। ये सहरिया ट्राइबल है, सहरिया जनजाति जो होती है ना, ये TB के लिए मतलब बहुत आसानी से TB इनमें फैलता है। सहरिया जो जनजाति है यह मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्य रूप से पाई जाती है और PBTG के अंतर्गत आती है, यानी कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के अंतर्गत आती है। भारत में कुल कितनी इस प्रकार की ट्राइबल्स हैं? तो इनकी संख्या 7 है, याद रखिएगा। और हम वर्ल्ड TB डे, TB का मतलब तपेदिक, समझ गए ना, मैंने सोचा बता ही दूँ। तो ट्यूबरकुलोसिस यानी कि वर्ल्ड TB डे, विश्व तपेदिक दिवस होता है प्रतिवर्ष, कब? 24 मार्च को होता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
सर्जियो गोर, सर्जियो गोर, अब देखो ये गोर लिखा हुआ है ना, यूपी में गोर का मतलब होता है जो बड़ा फेयर हो। तो सर्जियो गोर जो हैं ये अमेरिका से भारत में आए हैं अमेरिकी राजदूत बनकर। डोनाल्ड ट्रंप ने इनको भेजा है। तो प्रश्न ये है कि यूएसए में कितने स्टेट हैं? 50 स्टेट हैं। खैर 50 स्टेट हैं, रहने दीजिए। हम देखते हैं सर्जियो गोर को कितने गोरे हैं। ये देखो है ना, डोनाल्ड ट्रंप से गोरे। तो याद रखना, ठीक है, सर्जियो गोर ये कौन है। मैं क्यों बता रहा हूँ गोर गोर मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ ना, आपको याद रहेगा, देख लेना, भूलेगा नहीं आपको, ठीक है। और गोरे गोरे से तो ये अमेरिका के राजदूत बन के आ गए हैं भारत में, ये याद रखना। और ट्रंप से भी गोरे हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। आयात शुल्क एक ऐसा उत्पाद है, एक ऐसी वस्तु है, भारत ने उस पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है आयात शुल्क उसको समाप्त कर दिया है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए। तो 30 सितंबर तक रॉ कॉटन पर जो आयात शुल्क है उसको जीरो कर दिया गया है, ठीक है। 19 अगस्त से 30 सितंबर तक। ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया है और मदरसा बोर्ड की जगह अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है? तो अभी तक क्या था, मदरसा जो होता था ये केवल मुसलमानों की जो स्कूल कॉलेज होते थे उनको ये कंट्रोल करता था, लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण जो होगा ना, ये मुसलमान ही नहीं बल्कि सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी की जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनको रेगुलेट करेगा। तो अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ये कहाँ पर गठित किया गया है? उत्तराखंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप याद रखना। भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ठीक है, यानी कि UIDAI ने निर्बाध आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? मतलब अब यहाँ पर क्या होगा कि स्टार लिंक के अगर आप कस्टमर हैं तो माना जाएगा कि आपका जो आधार वेरिफिकेशन है वो हो चुका है। तो स्टारलिंक के साथ UIDAI ने अपना एक साझेदारी किया है। स्टारलिंक आपको पता है ना कि ये सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करता है, एलन मस्क की कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। पंपा नदी बताओ किस राज्य में है, चर्चा में क्यों है? पंपा नदी एक ही है। तो केरला की है ये नदी। केरला में 3 नदियां हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो, एक है आपकी पेरियार नदी, दूसरी है भारतपुड़ा, तीसरी है पंपा जो भी हो। तो इसे जो है ना केंद्र सरकार की जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना है शामिल कर लिया गया है। पंपा नदी को केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना को 1995 में स्टार्ट किया गया था। हाल ही में डूरंड कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो दोस्तों डूरंड कप ये फुटबॉल के लिए जाना जाता है, डूरंड कप, ठीक है। और एक इंटरनेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप तो नहीं कहेंगे इसे आप, बल्कि ये एक फुटबॉल क्लब के बीच होने वाली प्रतियोगिता होती है, ठीक है। तो डूरंड कप 2025 यह नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है और ये इसका 134वां एडिशन था। फाइनल जो था वो विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन कोलकाता में खेला गया। आपको लगेगा कि ये इंटरनेशनल है तो कोलकाता में कैसे हो गया? इसलिए कि पहली बार इसका आयोजन भारत में किया गया है। भारत के 5 राज्यों में इसका आयोजन किया गया है। आगे बताता हूँ आपको। तो फिलहाल फाइनल जीत लिया विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन कोलकाता में इसे खेला गया था। जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का दूसरा टाइटल था। और हराया किसको? तो डायमंड हार्बर को हराया है, ठीक है। इसका आयोजन 23 जुलाई से शुरू हुआ था, 23 अगस्त तक खेला गया था 5 राज्यों में, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय और मणिपुर में। पहली बार है जब डूरंड कप भारत में आयोजित किया गया था और इसमें कुल 24 पार्टिसिपेटर थे। कितने लोगों ने प्रतिभाग किया था? तो 24 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। पहला डूरंड कप 1888 में हुआ था। कहाँ पर? शिमला में। और इसका नाम जो डूरंड रखा गया ना, डूरंड कप, तो ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव मार्टिमर डूरंड के नाम पर इसका नाम डूरंड कप रखा गया है, ठीक है। और डूरंड कप दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी और एशिया की सबसे पुरानी क्लब आधारित फुटबॉल प्रतियोगिता है। याद रखना कि इंग्लैंड में आयोजित होने वाला जो FA कप है, क्या नाम है? FA कप। यह दुनिया का सबसे पुराना क्लब आधारित फुटबॉल प्रतियोगिता है और तीसरे स्थान पर आता है डूरंड कप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीर पहचानिए आप। प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिए गए हैं। तो ये हैं अनीश दयाल सिंह, इतना याद रखो, ठीक है, तस्वीर पहचान लेना। और FSSAI के नए CEO बन गए हैं राजित पुन्हानी। ये हैं राजित पुन्हानी जो कि FSSAI के नए CEO बन गए हैं। FSSAI फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चेयरपर्सन है पुण्य सलीला श्रीवास्तव और CEO बन गए हैं राजित पुन्हानी, ठीक है।
कभी कभी एग्ज़ाम में ये आता है ना कि FSSAI यह किसके अंतर्गत आता है, तो ध्यान देना कि यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वास्थ्य निकाय है। ठीक है। चेतेश्वर पुजारा, फिलहाल अब ये भी आपको किसी फॉर्मेट में नज़र नहीं आएंगे। चेतेश्वर पुजारा ने भी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं चेतेश्वर पुजारा भी गए संन्यास लेकर। और 16वें एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा मेडल जीता है, तो यह 16वां एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 है और इसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने जीत लिया है स्वर्ण। तो फिलहाल अभी ये प्रतियोगिता चल रही है, लेकिन ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने इसमें स्वर्ण यानी कि यहाँ पर गोल्ड मेडल को जीत लिया है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और आपको ये भी बता दें कि इसका आयोजन फिलहाल कजाकिस्तान में चल रहा है। 16 से 30 अगस्त तक इसे खेला जाएगा। तो आज तो अभी 27 अगस्त है, तो अभी ये खेल जारी है। ठीक है, नेक्स्ट है चैट जीपीटी के निर्माता ओपन एआई भारत पर अपना एक कार्यालय खोलेगा। कहाँ पर खोलेगा? नई दिल्ली में। चैट जीपीटी के बारे में आप जानते ही होंगे। ये भी जान लीजिए कि एआई का फादर कहा जाता है जॉन मैकार्थी को और गॉड फादर कहा जाता है जियोफ्री हिंटन को। जियोफ्री हिंटन, याद करिए, इनको जो है हाल ही में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किस विषय में मिला था बताओ? और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है किसको? इंद्रनील भट्टाचार्य हैं ये, जिनको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। मॉनेटरी पॉलिटी कमेटी, इसको जो है ना MPC के नाम से जानते हैं। ठीक है, कई बार एग्ज़ाम में ये आता है ना कि MPC में कितने सदस्य होते हैं, तो याद रखना कि 6 सदस्य होते हैं। और इसमें जो अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट कौन होते हैं? तो जो RBI के जो गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो याद रखना इसको। और MPC का गठन किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर किया गया था? उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल कमेटी ने कहा था कि अगर हम MPC का गठन कर लेंगे तो जो मुद्रास्फीति होती है उसको हम 2 से 6% पर मेंटेन करने में मदद हमें मिलेगी MPC से। और इसकी बैठक साल में 6 बार होती है, हर 2-2 महीने पर होती है। ठीक है, सारी बातें यहाँ पर मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं। अच्छे, एक शब्द और होता है वैधानिक निकाय। कई बार एग्जाम में आता है कि यह वैधानिक निकाय है, नहीं है। इसका मतलब क्या होता है वैधानिक निकाय का? तो याद रखना कि वैधानिक निकाय का मतलब होता है ऐसी संस्था जिसकी स्थापना किसी संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विशेष कानून या अधिनियम के तहत की जाती है। मतलब इसका उल्लेख संविधान में नहीं होता है, इसका जो है गठन संसद में या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विशेष कानून या अधिनियम के तहत होता है। इसका अर्थ है कि इसका अस्तित्व और इसकी शक्तियाँ कानून द्वारा निर्धारित होती हैं और यह सार्वजनिक कार्यों जैसे कुछ उद्योगों के नियमन और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए स्थापित की जा सकती हैं। वैधानिक निकाय का मतलब कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से नहीं, कानूनी रूप से। ठीक है, हाल ही में भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। तो एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? मलेशिया में है। हाल ही में इसकी 23वीं बैठक हुई थी जिसमें भारत को इसका अध्यक्ष चुना गया है। ये बैठक 19 से 21 अगस्त 2025 तक आयोजित की गई थी मलेशिया में, फुकेट नामक स्थान पर। थीम रखी गई जनता, शांति और समृद्धि के लिए मीडिया। और AIBD का उद्देश्य क्या है? एशिया प्रशांत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वातावरण को बढ़ावा देना। स्थापना इसकी 1977 में होती है। 1977 में हेडक्वार्टर मैंने बता दिया आपको मलेशिया में है। तो दोस्तों ये सीरीज़ लगातार जारी है और आपको भले ही अल्टरनेट डे पर मिलती है, लेकिन करंट की यह एक फुल डोज है। इससे बाहर करंट आपका नहीं जाएगा। एग्ज़ाम तक आपकी सीरीज चलती रहेगी। हालांकि मैंने आप लोगों को साल के जो पहले 6 महीने हैं उसकी पूरी PDF आपको प्रोवाइड कर दी है। जिन लोगों ने अभी तक PDF नहीं ली है वो गलती कर रहे हैं, उनको लेना चाहिए। ऐसी PDF आपको कहीं और मिलेगी नहीं। ठीक है, बड़ी मेहनत से मैं तैयार करता हूँ। प्रतिदिन मैं 1 से 1.5 घंटे इस पर काम करता हूँ, तब जाके PDF बनती है। तो आप समझ लेना कितनी इंपॉर्टेंट है ये। और अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन चेक करके एक लिंक मिलेगा, क्लिक करके इसको डाउनलोड आप कर लेना। ठीक है, और इसको प्रतिदिन 1 घंटा समय दो, 1 आवर दो, देख लेना। एग्ज़ाम में आप करंट में तो बिल्कुल आपका कुछ नहीं फंसेगा, करंट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको प्रतिदिन यहाँ पर जो भी पढ़ाता हूँ उसकी PDF आपको पेड ग्रुप में मिल जाती है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं दोस्तों कि पेड ग्रुप ये ज्वाइन कैसे करें। तो देखो, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी उपलब्ध करवाई है टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर मैं एक लिंक दूंगा, उस पर क्लिक करके भी आप पेड ग्रुप के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वो लिंक मैं आपको पहले कमेंट में डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा। ठीक है, तो उसी पर आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आप एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप प्रतिदिन
अपने लिए एक टारगेट प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या क्या मिलता है आपको, जितना भी मैं आपको पढ़ाता हूँ उसकी पेड PDF मिल जाती है। दूसरी बात, आपको डेली का टारगेट मिल जाता है। तीसरी बात, आपका वीकली टेस्ट हो जाता है। चौथी बात, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जो कि पढ़ाने से बच जाते हैं, उसकी PDF मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये ग्रुप और बहुत ही नॉमिनल कास्ट पर ये उपलब्ध है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।